60-40 जो नीति लेकर आई है, और ये जो राज्य सरकार कह रही है 2016 की नीति है, तो अगर 2016 की नीति लेकर आना था तो 2016 की सरकार लेकर आई थी। 2016 की सरकार को अगर राज्य की जनता ने नकारा, उसे अगर सत्ता से पदस्थापित किया, हटाया, तो उसमें एक कारण यह भी था 60-40 की नीति। इसका प्रभाव क्या था? जो 2016 में टीचर की बहाली हुई थी, जिसमें जो अपेंड का जो कोटा था उसमें 75% जो शिक्षक थे वह मैक्सिमम अन्य प्रदेशों से बने थे। अभी आप देख सकते हैं 2022 की बात करें, जो बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जो इंजीनियर की बहाली की गई थी, उसमें 96% जो अपेंड का कोटा था उसमें 96% अभ्यर्थी अन्य राज्यों के आए। तो अगर इसी प्रकार चलता रहे, इसी प्रकार अगर झारखंड के नियोजन पर, झारखंड के साधन संसाधनों पर अन्य राज्यों का दबदबा बढ़ता रहे, तो मेरा मानना है आने वाले कुछ सालों में झारखंड नग्न हो जाएगा, झारखंड के लोग हाशिए पर चले जाएंगे। और राज्य सरकार को समझ में आना चाहिए कि राज्य की शक्तियां भी है, इनके पास अनुसूची 7 सुरक्षित है, जिसका ये प्रयोग करते हुए अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नियोजन की जो पॉलिसी है उसमें उन्हें प्राथमिकता दे सके। और आप खुद 2004 में जाके देख सकते हैं कि राज्य के पास कितना पावर है। इसी राज्य में 2004 में जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी ली गई थी, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया में डीएलएड मांगा गया था, लेकिन झारखंड राज्य में बीएड मांगा गया था, इसी राज्य में। यानी राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि वर्तमान में जो झारखंड सरकार चल रही है ये किन के अनुसार चल रही है। इन्हें राज्य शक्ति का कोई आभास भी नहीं है कि राज्य शक्ति भी कुछ है, कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ विधेयक बना सकती है जिसमें केंद्र की सहमति ना ली जाए। और राज्य का जो नियोजन का मामला है वो राज्य शक्ति का मामला है, अनुसूची 7 का मामला है, अनुच्छेद में राज्य सूची के 41 का मामला है। उसका प्रयोग करते हुए, उस शक्ति का हवाला देते हुए राज्य के युवा जो आज मैंने काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको हित में कानून बना सकते हैं। लेकिन आज हिटलर ने जो बात कही थी कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहना ही विकास समझे, उसी कंडीशन में आज राज्य के युवा हैं। एक तो कई सालों से वैकेंसी आई नहीं है, तो 60-40 नहीं, यहाँ अगर 50-50 की वैकेंसी दे देंगे तो बहुत सारे युवा कहेंगे भाई किसी तरह एग्जाम में बैठने दो। लेकिन उनमें दूरगामी सोच नहीं है। दूरगामी सोच नहीं होने का परिणाम क्या होगा? आप तो किसी प्रकार ये वैकेंसी को भर लेंगे, लेकिन अगले जब वैकेंसी आएंगी तो वही व्यक्ति जो आज ओपन टू ऑल में आपके साथ आ रहे हैं वो झारखंडी निवासी हो जाएंगे। क्योंकि ये भी एक कॉलम है कि जो यहाँ सरकारी नौकरियों में आएंगे उनके बच्चे यहाँ आरक्षण का लाभ लेंगे। तो इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से 3.25 करोड़ झारखंड की जनता और झारखंड सरकार को संदेश होगा कि अभी जो विधानसभा का सत्र होली के बाद फिर से प्रारंभ होगा, उसमें आप कोई ऐसा विधेयक लेकर आए नियोजन नीति को लेकर, और भाषा के बैरियर को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, जो जिन राज्यों में भाषा एक आइडेंटिटी के तौर पर है, और उन राज्यों को संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं भाषा को बैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप अगर भाषा के बैरियर को समाप्त करते हैं, और कितना दुर्भाग्य का विषय, एक मुझे लगता है एक बहुत कम पढ़ा लिखा छात्र इस बात को समझ सकता है। मुझे लगता है जो पढ़े लिखे नहीं भी है वे लोग जान सकते हैं कि आज कितनी दुर्गति इस राज्य की है। आप अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, हिंदी उर्दू आपका मन को लेकर आप क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, कितना दुर्भाग्य का विषय है। इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू भी कई देशों में बोली जाती है, आप उसे एक क्षेत्रीय भाषा के सूची में शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेकार गवर्नमेंट अब तक देखने को नहीं मिली थी। आज कहीं ना कहीं आज बहुत बुरे अवस्था में झारखंड की जो पॉलिटिकल दौर गुजर रहा है, बहुत खराब कंडीशन के साथ गुजर रहा है। तो अतः हम लोग यही चाहते हैं कि इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इस राज्य के युवा के हितार्थ और उनकी सुरक्षार्थ में विधेयक पास हो, और खासकर नियोजन नीति, क्योंकि आज कई वर्षों से इस राज्य में नियोजन की काफी कमियां हैं, और वर्तमान सरकार नियोजन को लेकर ही सत्ता में आई थी। और अगर इसी प्रकार अगर वो 60-40 के माध्यम से 40 वैकेंसियां सीधे 40% अन्य राज्यों को अगर बेच देगी, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य होगा इस राज्य का। और दूसरी बात, यदि आप इस राज्य की बनावट पर जाएंगे, इस राज्य के गठन और गढ़न की ओर जाते हैं, तो इस राज्य का गढ़न ही हुआ था, जो भी आंदोलन किए गए थे कहीं ना कहीं जमीन संबंधित आंदोलन थे। आज इस नियोजन को आप जमीन से भी जोड़ सकते हैं। जो लोग 40% में आएंगे, यहाँ स्थापित होने के साथ साथ यहाँ वो जमीनें लेंगे। जमीनें लेने के साथ साथ क्या होगा, वोटर आईडी यहाँ बनेगा, आधार कार्ड यहाँ बनेगा, और फाइनली एक दिन ऐसा होगा कि पॉलिटिकल डैमेज होगा। उसका जो मैंने ताजा उदाहरण है कोयलांचल का क्षेत्र, धनबाद, झरिया, बेरमो, बोकारो। आज अन्य राज्यों के लोग जो रहने बसने आए, यहाँ उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि आज कह सकते हैं वो 2 राज्यों में वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से सरकार भी बना रहे हैं, अपने विधायक भी चुन रहे हैं, और फाइनली झारखंड के लोगों के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर रहे हैं। तो अतः
आज झारखंड के युवाओं को विशेषकर इस 60-40 की नीति के विरोध में अपने स्वर को बुलंद करना होगा और इतना जोरदार बुलंद करना होगा कि इसी सत्र में, ये जो सत्र आपका 12 तारीख के बाद शायद संभावना है फिर से प्रारंभ होगा, उसी सत्र में नियोजन नीति झारखंड के हित में जिस प्रकार से हो, भाषा को बैरियर बनाकर, खतियान को बैरियर बनाकर झारखंड के युवाओं के हितमर बने, इसके लिए आज युवाओं को एक स्वर में आवाज को बुलंद करना होगा। जयराम जी, आप बोल रहे हैं सरकार ने तो कैबिनेट से पास कर चुका है, उसी सरकार के एक मंत्री है बन्ना गुप्ता, बोल रहे हैं कि 32 से लेकर 23 वालों तक का ख्याल रखा जाएगा, तो सरकार उसी को ध्यान में रख के नीतियां बना रही है। देखिए, सबसे पहली बात, जहां तक आपने बन्ना गुप्ता जी का सवाल किया, एक जिम्मेवार पद पर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनके बयान को देखकर लगता है कि यहाँ जोकरों की संख्या मंत्री पद में ज्यादा है। उनका एक बयान सुन रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि बर्ड फ्लू से डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर बर्ड फ्लू हो जाए तो मुर्गे को जितना पका के खाइएगा डर की संभावना खत्म हो जाती है। तो कितने हास्यास्पद विषय में और कितना माने दुर्भाग्य का विषय है झारखंड राज्य के साथ कि ऐसे व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन है जिनको मंत्री पद की गरिमा का एहसास नहीं होता है। उसी शख्स का पटमदा क्षेत्र में गए थे, आपका एक छात्रों के बीच एक सभा को संबोधन करने के लिए, छात्रों को मोटिवेशन करने के लिए, वहां जाकर माननीय बन्ना गुप्ता जी कहते हैं कि अरे हम तो जब 10वीं की परीक्षा दे रहे थे तो चोरी करते हुए पकड़े गए, जिस एसडीओ ने हमको पकड़ा था नकल करते हुए, आज वो मेरा सेक्रेटरी और हम मंत्री बन चुके हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है, गरिमामयी पद पर होने के बावजूद अगर इस तरह के टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अशोभनीय बयान है उनका। जयराम जी, एक खतियान को लेकर के आप बयान दे रहे हैं या फिर भाषा के आधार पे, लेकिन कल ही रांची में बहुत बड़ी रैली हुई, महारैली आदिवासियों की, वो कुर्मी और कुर्मियों के खिलाफ हुई। देखिए, सबसे पहली बात, ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जब कुर्मी का विषय आता है तो मैंने स्पष्ट कहा कि जब जब मैं अध्ययन करता जाऊंगा मैं अपने तर्क देना प्रारंभ करूंगा। सबसे पहली बात है, आज जो जिस प्रकार का माहौल माने आदिवासी और कुर्मी के बीच पैदा किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के विषय। अगर झारखंड राज्य की अस्मिता पर आप जाएं, झारखंड राज्य के अगर अलग आंदोलन पर जाएं कि झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं कुर्मी और आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा नहीं, मेरा मानना है 80% सिर्फ 2 कम्युनिटी का योगदान है, बाकी लोग 20 में होंगे, 10 में होंगे, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन जो लोग बाहरी शक्तियां इस राज्य में काम कर रही है वो जानती है अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो इस आज आप मीडिया के लोकतंत्र के माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य का एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जाता है तो आधार क्या होना चाहिए? आदिवासी की जनसंख्या होनी चाहिए। यदि किसी राज्य में आदिवासी की जनसंख्या 10% है, 15% है, 20% है, तो क्या उस राज्य को एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जा सकता है? शायद संभावना है नहीं। जब इस राज्य का गठन 1912 में किया जा रहा था तो 1913 का आप गैजेट पढ़ लीजिएगा जिसमें कुर्मी कम्युनिटी को एसटी की सूची में था, यानी उनको आधार मानते, उनका पॉपुलेशन लगभग 20 से 25 के आसपास है। उसके बाद कुछ और कम्युनिटी है जैसे घटवार हैं, तो इन पॉपुलेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो ये उस समय 50% से प्लस था। तो यानी कोई भी राज्य अगर गठन होता है तो कम से कम उसका पॉपुलेशन 50 to 60 होना चाहिए। तो उस समय जब इस राज्य का गठन हो रहा था उस समय ये जो कुर्मी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं एसटी की सूची में शामिल थी और उसी को आधार मानकर एक आदिवासी राज्य के रूप में इसका गठन किया जा रहा था। यही नहीं, ये राज्य आज भी अधूरा है क्योंकि हमारे पास 9-10 जिले नहीं है। बंगाल का पुरलिया, झारग्राम, आपका मयूरभंज, क्योंझर इत्यादि नहीं है। उन राज्यों में आप चले जाएं, वहां भी सर्वे करें तो झारखंड राज्य जो बना, बृहद झारखंड बन रहा था, उसका उद्देश्य यही था आदिवासी राज्य के रूप में। तो आदिवासी राज्य का मतलब कम से कम 50% जनसंख्या। तो आदिवासियों का तो साफ तौर पर आप लोग उनका भूमि हरण करने के लिए, उसका अधिग्रहण करने के लिए, हक मारने के लिए, आपको नहीं लगता कि लेट कर दिया आप लोगों ने आंदोलन? देखिए, मेरा मानना है आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले से कुर्मी आंदोलन चल रहा है। दूसरा बात, सबसे पहली बात, ठीक है, लोगों को समझना होगा कि आखिर इस कम्युनिटी को सूची से हटाया क्यों गया। और मेरा मानना है कि कुर्मी का बेटा के साथ साथ पूरे झारखंड स्टेट को, ठीक है, आपके बीच विवाद होना, तर्क वितर्क होना, पक्ष विपक्ष होना, असहमति होना, ये सब चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई को जानना होगा।